हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएसई 2026-27 के मेंस एवं पीटी के प्रिपरेशन को लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस प्रारंभ किया गया था, जिसमें हम लोग पलासी टू पार्टीशन को लेकर के क्या कर रहे हैं ना, डिस्कशन जो है प्रारंभ किया था। और इसी के तहत जो पहला चैप्टर था वो था इंडिया इन 18th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी में जो संक्रमण का काल था, वो जो संक्रमण का काल है उसको लेकर के हम लोग जो है क्लासेस कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी जो है 4 क्लासेस दिया गया है। आज जो है उसकी 5वीं कड़ी है। इस 5वीं कड़ी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना किस प्रकार दक्षिण भारत में स्थापित हुई। यहाँ दक्षिण भारत का क्या अर्थ है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। पूर्वी भारत में या भारत के उत्तर के क्षेत्रों में या बंगाल में ब्रिटिश सर्वोच्चता किस प्रकार स्थापित हुई थी, इसको लेकर के हमने डिस्कशन कर लिया है। उसका कुछ भाग जो है आज यहाँ भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, और इसका शीर्षक है एंग्लो फ्रांसीसी वॉर इन दी साउथ इंडिया। इसको कई अन्य पुस्तकों में जो है कर्नाटक के वार के नाम से भी जाना जाता है, जहां 3 कर्नाटक वार हुए थे 1746 से लेकर के 1760 तक। जो है अंततः फ्रांसीसियों के हार तक 3 कर्नाटक वार देखे गए। ये कर्नाटक वार के जो कारण रहे वे भारत के साथ साथ जो है यूरोप में भी क्या है ना, इनके बीच में युद्ध लड़े गए, और उन सब का जो है हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम जो है हमें भारत में देखने को मिला। तो आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो है एंग्लो फ्रांसीसी वॉर इन साउथ इंडिया। किस प्रकार एंग्लो फ्रांसीसी वार हुआ और इसमें किस प्रकार ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई दक्षिण भारत में या कर्नाटक में, हैदराबाद में, इनको लेकर के हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इस प्रकार इस युद्ध का अंत ये हुआ या इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इंडिया इन 18th सेंचुरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है बंगाल में सरकार की ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना। 1757 में पलासी का वार हुआ। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सर्वोच्चता बंगाल में स्थापित हुई, यहाँ से मीर जाफर के माध्यम से उनको प्रचुर धन प्राप्त हुआ। ये वही धन है जो साउथ में जाकर के इनके ताला का जो चाबी है वो खोला। अर्थात यहाँ से जो उन्हें धन प्राप्त हुआ, इसी पैसे के बलबूते पर उन्होंने दक्षिण में जाकर के डुप्ले को पराजित किया, और दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद इन्होंने जो है जीत हासिल कर ली। तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सर्वोच्चता जो स्थापित हुई पहले पूर्वी भारत में बंगाल में 1757 के वार के बाद उनको जो धन प्राप्त हुआ, जो उन्होंने धन को बटोरा, इसी धन या इसी चाबी ने ही जो है दक्षिण भारत के ताले को खोला था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ क्या कुछ हुआ था। यहाँ अगर आपको याद होगा, अंततः मीर कासिम सुजा इसके साथ साथ जो है सुजाउद्दौला और इसके साथ साथ जो है शाह आलम, तीनों के मध्य जो है बक्सर की लड़ाई हुई। और बक्सर की लड़ाई में जब वे पराजित हुए तो 1765 में जो है इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। इस इलाहाबाद की ट्रीटी में जो है सुजाउद्दौला के साथ भी हुआ, और साथ में जो है शाह आलम के साथ भी हुआ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है शाह आलम के बीच में जो समझौता हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि शाह आलम के साथ समझौते के उपरांत ही 12 अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो किसे प्राप्त हो गया ना, वो जो है अंग्रेजों को प्राप्त हो गया या ब्रिटिशर्स को प्राप्त हो गया। और यहीं से जो है भारत में जो है उनके राजनीतिक दबदबा कहें या हम कहें उनके साम्राज्यवाद उपनिवेश स्थापना का जो पहला चरण है वो पूरा हो गया। और इसके बाद जो है उन्होंने इसी विजय के माध्यम से जो है अन्य स्थानों पर भी अपने जो है उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ कर दिए। तो 1765 ही जो है एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर जाना जाता है, जहां बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी जो है प्राप्त हुआ था शाह आलम के द्वारा। और इसके बाद कई चीज़ें बंगाल में शुरू हुई थी, जिनमें दोहरी व्यवस्था है, फिर द्वैत शासन है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है बंगाल को लेकर के जो है अलग क्लासेस में डिस्कशन करेंगे।
आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि 1765 में जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, वैसे इलाहाबाद की ट्रीटी ने ही दक्षिण में जाकर के जो है क्या किया ना, आंग्ल फ्रांसीसी वार में आंग्लों को जो ब्रिटिश को जो है क्या दिलाई ना, जो है सर्वोच्चता या उन्हें जीत दिलाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वी भारत में जो है 1765 के द्वारा बंगाल बिहार का जो संसाधन है, जो पूरे इन तीनों क्षेत्रों में जो संसाधन है वो ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया, चाहे वो दीवानी के तौर पर लगे या मूल रूप से हम ये कहें कि इन क्षेत्रों का जो संसाधन है या व्यापार है उनका संपूर्ण अधिकार जो है वो क्या है इन ब्रिटिशर्स के हाथ लगे। एग्रीकल्चर आउटपुट का भी उनके हाथ लगे जो कि लगान के तौर पर वो कलेक्शन करते थे। अब बारी था जो है दक्षिण की ओर, और दक्षिण पे ये मौका किस प्रकार प्राप्त हुआ। दक्षिण पे जो है दक्षिण पे जो ये मौका जो है 3 अलग अलग वार हुए। अब दक्षिण के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण में 2-3 शक्तियां काम कर रही थी। दक्षिण में एक तरफ तो मराठा काम कर रहा था, और इसी समय यहाँ पर आपने देखा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो है मैसूर भी था, तो इसके साथ भी इनका जो है बाद में जाकर के क्या संघर्ष हुआ। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति थी, ये तो भारत के साथ इनका युद्ध था, लेकिन जो इनको यूरोप के साथ साथ जो है भारत में भी टक्कर दे सकता था वो था फ्रांस। तो फ्रांसीसियों के साथ फ्रांसीसी जो है इनके लिए क्या थे ना, एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण विरोधी थे। और ये भारत में जो उस समय क्या है ना जो है क्या हो रहा था ना, सफल हो रहा था, या इनके यहाँ पर व्यापार खूब जोर शोर से चल रहे थे। और इनके व्यापार को बढ़ाने में अगर किसी फ्रांसीसी गवर्नर का हाथ है तो उनमें सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है डुप्लेक्स का। डुप्लेक्स के आने के बाद फ्रांसीसियों की स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई, और कहा जाता है कि डुप्लेक्स के जाते जाते ही फ्रांसीसियों का पतन भी शुरू हो गया भारत में। तो क्या कुछ हुआ उसको लेकर के जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सीधी बात, पूरब में जो है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में पूर्वी भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित तो कर दिया, लेकिन दक्षिण में क्या कुछ हुआ। दक्षिण में जो है हम शुरू करेंगे पौंडीचेरी के क्षेत्र से। पौंडीचेरी वो क्षेत्र है जहां 1674 में फ्रांसीसियों का क्या था, कब्जा था, और इसके बाद डुप्ले का प्रवेश हो जाता है। 1731 में जो है डुप्ले बंगाल के चंदन नगर फ्रांस का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। आज भी अगर आप चंदन नगर जाएंगे तो आपको वहां पर जो है फ्रांसीसियों के कब्जे की कई जो है क्या दिखेंगे अवशेष देखने को मिलेंगे। तो चंदन नगर 1731 में क्या है ना, डुप्ले को जो है फ्रांस क्या बनाया गया, यहाँ का गवर्नर बनाया गया। 1742 में जब ड्यूमा वापस चले गए तो 1742 में उसे क्या प्राप्त हुआ गया ना, पौंडीचेरी प्राप्त हो गया। पौंडीचेरी ऑलरेडी 1674 में ही फ्रांसीसियों का एक केंद्र बन चुका था, और अब 1742 में पौंडीचेरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसे प्राप्त हुआ ना, वो याद रखिएगा वो डुप्ले को प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही डुप्ले के द्वारा एक यहाँ पर बहुत ही पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसे क्या किया गया ना, शुरुआत कर दिया गया। अर्थात भारतीय राजाओं, जो भारतीय देसी रियासतें हैं, जिनमें दक्षिण में जो 2 देसी रियासतें जो महत्वपूर्ण थे, एक तो कर्नाटक और दूसरा जो है वो हैदराबाद, कर्नाटक और हैदराबाद, इन दोनों देसी रियासतों के आंतरिक मामले में जो है डुप्ले के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। अर्थात उत्तराधिकार के संघर्ष में डुप्ले ने यहाँ पर जो है क्या है ना, अपने राजनीतिक दांव पेच शुरू कर दिए, और ये पहला जो दांव पेच है वो फ्रांसीसियों के द्वारा ही दिखाया गया। लेकिन बाद में कहा जाता है इसके सफलता या इसका जो परिणाम है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। आपने सुना होगा कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो यहीं से प्रारंभ होता है, अर्थात डुप्ले के द्वारा ही इन चीज़ों को दिखाया गया कि किस प्रकार क्षेत्रों को घेरा जाता है, किस प्रकार एक रेसिडेंट जो है देसी रियासतों में रखा जाता है जिसका खर्चा उन देसी रियासतों को ही उठाना पड़ता है। तो सारे जो रास्ते हैं उसकी शुरुआत डुप्ले के द्वारा ही दिखाया गया, लेकिन इसका फल जो है किसे प्राप्त हुआ, वो ब्रिटिश को प्राप्त हुआ था। चलिए, तो डुप्ले को लेकर के बात करें तो ऑलरेडी 1731 में उन्हें क्या बनाया गया ना, चंदन नगर का गवर्नर नियुक्त किया गया, और 1742 आते आते वो क्या बन गए ना, पौंडीचेरी के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त हो गई। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि डुप्ले ने भारतीय रियासतों के विवादों में, आंतरिक विवादों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, और इसी का परिणाम आपने देखा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम उठा। चलिए, तो इसका अर्थ ये हुआ शुरुआत तो इनके द्वारा किया गया, लेकिन फ्रांसीसियों के जाने के
बाद इसी सिस्टम का फायदा टोटल किसके पास पक्ष में गया था, तो ब्रिटिशर्स के पास गया था। अब यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए जिसे कर्नाटक के वार के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कर्नाटक का जो फर्स्ट वार है वो वार हुआ 1746 से लेकर के 1748। लेकिन इस वार का कारण क्या है, तो इस वार का कारण जो है भारत में नहीं था, इस वार का कारण जो है वो यूरोप में ही था। और 1740 में जो है यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के फ्रांस और ब्रिटिश में क्या हो गया था ना, संघर्ष प्रारंभ हो गया था। यह संघर्ष यूरोप में शुरू हुआ और उसकी आंच हमें कहाँ देखने को मिलती है, उसकी आंच हमें देखने को जो मिलती है वो भारत में स्पष्टतः कर्नाटक में देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर जो है कुछ जलपोत, अंग्रेजी नौसेनाओं के जो कुछ जलपोत है वे फ्रांसीसी सेनापति बर्नौट के द्वारा पकड़ लिया गया। और जैसे ही इसे बर्नौट ने फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ा तो डुप्लेक्स ने क्या किया, डुप्ले ने तुरंत जो है क्या किया ना, मॉरिशस के जो गवर्नर थे लॉ बोर्डोने का सपोर्ट मांगा। और लॉ बोर्डोने के आगमन से फ्रांसीसी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई और इसी मजबूती का परिणाम था उन्होंने मद्रास को जो है अंग्रेजों से जीत लिया। तो इस प्रकार जो पहला कर्नाटक का वार है जो कि मॉरिशस के गवर्नर लॉ बोर्डोने के आगमन के साथ ही डुप्ले की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई और इसी मजबूती के कारण उन्होंने मद्रास में भिड़ंत हुआ और मद्रास में ये विजय हुए, या कहें कि बोर्डोने के द्वारा जो है विजय प्राप्त करेगी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही लॉ बोर्डोने और डुप्लेक्स के मध्य जो है मद्रास को पुनः वापस दिलाने के माध्यम वापस लौटाने को लेकर के जो है क्या है, एक संघर्ष की स्थिति हमें देखने को, ये क्लैशिंग देखने को मिलता है। लॉ बोर्डोने का मत था कि एक भारी भरकम रकम लेकर के वो वापस कर देना चाहते थे, जबकि डुप्ले ये चाहते थे कि किसी भी सूरत में मद्रास को वापस न किया जाए। इस संघर्ष के क्रम में लॉ बोर्डोने जो है एक भारी भरकम धन लेकर के इसे वापस कर दे, वो चले गए। तो ये डुप्ले और लॉ बोर्डोने के संघर्ष जो है फ्रांस में जो है फ्रांसीसियों के मध्य देखा गया और जिसका फायदा किसे हुआ, अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। ओवरऑल ये हुआ कि जो कर्नाटक का फर्स्ट वार है जो 1746 से लेकर 1748 में हमें देखने को मिला, इसमें फ्रांसीसी जो है विजयी हुए। लॉ बोर्डोने की सहायता से कहें या डुप्ले के रणनीतिक जो है कूटनीति की सहायता से जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर जो है क्या हुए ना, इस यहाँ पर जो है मद्रास को जो है विजय प्राप्त करने में फ्रांसीसियों ने अपनी श्रेष्ठता को दिखाया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सेंट टॉमे का युद्ध। अडायर नदी के निकट जो है सेंट टॉमे का एक क्षेत्र है जहां क्या हुआ ना, अंग्रेजों के साथ जो है फ्रांसीसी सेना के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसमें क्या कुछ हुआ, जैसे ही मद्रास में जो है ब्रिटिश पराजित हुए, उन्होंने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता मांगा। अनवरुद्दीन ने एक सेना भी भेजी, लेकिन फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में उस सेना को क्या किया गया, पराजित किया गया। अनवरुद्दीन की जो सेना है वो महफूज खां के अंतर्गत था और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सेना ने ये जो भारतीय सैनिक थे अनवरुद्दीन के सेनापति महफूज खां के अंतर्गत उसे पराजित कर दिया गया। और इस प्रकार कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है, चाहे लॉ बोर्डोने की सहायता से मद्रास को घेरने को लेकर के हो या चाहे कर्नाटक के नवाब के सेनापति को पराजित करते हुए जो है यहाँ फ्रांसीसियों की जो श्रेष्ठता है वो स्थापित होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद का क्रम क्या था, इसके बाद का क्रम ये हुआ कि 1748 में जो है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और वहाँ जो है एला एक्सेल की जो है संधि हुई या एला सेपल की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से जो है मद्रास का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश को पुनः प्राप्त हो गया। तो फ्रांसीसियों को भारत में कुछ तो नहीं प्राप्त हुआ, चूंकि उनके पास वो विजयी हुए तो उनके पास सारा क्षेत्र तो था। नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है वो फ्रांसीसियों को वहाँ मिल गया, अर्थात वहाँ उनके जो क्षेत्र चले गए थे वो वहाँ वापस मिल गए और ब्रिटिश को जो मद्रास छिन गया था वो ब्रिटिश को जो है यहाँ प्राप्त हो गया। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में डुप्ले की रणनीति, लॉ बोर्डोने की सहायता से, कैप्टन पैराडाइज के मदद से सेंट टोमे का जो युद्ध है उसके लिए जाना जाता है और इसी युद्ध के कारण जो है कर्नाटक में या कह सकते हैं साउथ इंडिया में फ्रांसीसियों की जो कर्नाटक की जो पहली वार है उसमें विजय से ही इनकी सर्वोच्चता स्थापित हुई। और अब इस घटना के बाद जो है डुप्ले की स्थिति या कह सकते हैं फ्रांस जो है वो एक चरम सर्वोच्चता को प्राप्त कर चुका था।
इसी युद्ध के बाद हम कहेंगे कि जैसे ही पहला युद्ध समाप्त हुआ और इस युद्ध ने दूसरे युद्ध के लिए जो है क्या किया ना, एक आधार का निर्माण कर दिया। और इस बार जो है इसका संबंध यूरोप से कदापि तो नहीं था, इसका संबंध इस बार क्या था ना, देसी रियासतों के साथ था। चूंकि आपने देखा कि डुप्ले ने जो है यहाँ जो है क्या किया ना, भारतीय रियासतों के विवादों में जो है हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, और उसी का प्रतिफल हमें देखने को मिला कहाँ, एक तो तरफ कर्नाटक और दूसरी तरफ हैदराबाद में देखने को मिला। कर्नाटक में जो है दो दावेदार खड़े कर दिए गए। एक तो अनवरुद्दीन था जिसे ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, वहीं जो है चंदा साहिब जो कि अनवरुद्दीन के बहनोई थे जिसे फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, या यूं कहें कि डुप्ले सपोर्ट कर रहे थे। वहीं हैदराबाद की स्थिति भी वही थी। हैदराबाद में जो है मुजफ्फर जंग था जो कि आसफ जहाँ के भतीजे थे, जिसे जो है फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, और एक तरफ नासिर जंग था जो कि आसफ जहाँ का पुत्र था, और इसे कौन सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। तो इस प्रकार दो धर्रे बन गए, एक तरफ ब्रिटिश सपोर्ट का माध्यम और दूसरी तरफ फ्रांसीसी सपोर्ट का सिस्टम था, और इन दोनों सिस्टम के माध्यम से जो है क्या ना, युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में जो है पहले तो जो है फ्रांसीसी विजयी हुए। 1749 में अगर हम बात करेंगे तो अनवरुद्दीन, और 1750 में जो है नासिर जंग की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हो गई, मुजफ्फर जंग जो कि अब क्या बन गया था, दक्कन का सूबेदार बन गया था, उसने डुप्ले को एक भारी भरकम जो है क्या दिया, युद्ध घर जाने के तौर पर क्षेत्र दिए। और इसी क्षेत्र के उपलब्धि के साथ कृष्णा नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो है मुगल क्षेत्र जो उसका जो है गवर्नर किसे नियुक्त किया गया ना, डुप्ले को नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न सरकार में जो है मूसलीपट्टनम और पौंडीचेरी के कुछ गांव जो है फ्रांसीसियों को प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण जो कि सब्सिडी अलायंस का गुड़ कहा जाता है, कोर कहा जाता है, बुस्सी के नेतृत्व में एक रेजिडेंट जो है हैदराबाद में तैनात कर दिया गया। सारे खर्चे जो है मुजफ्फर जंग को उठाना था, और जो है बुसी वहाँ पर क्या है ना, बैठा हुआ रहेगा। तो ये सब्सिडी अलायंस से बाद में आपने देखिएगा कि सब्सिडी अलायंस सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा क्या था, एक कारण, एक कह सकते हैं शर्त भी था कि एक रेजिडेंट रखना होगा। तो ये जो रास्ता है वो डुप्ले के द्वारा ही दिखाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कर्नाटक का सेकेंड वार जो है वो 1749 से लेकर के 54 तक चला, जिसमें हम ये देखते हैं कि डुप्ले पुनः जो है क्या विजय हुए, और डुप्ले विजय हुए, ना केवल विजय हुए बल्कि फ्रांसीसियों की स्थिति क्या हो गई, बहुत मजबूत हो चुका था। अब आगे क्या कुछ था, अब आगे चंदा साहिब भी कर्नाटक का नवाब बन चुके थे, मुजफ्फर जंग भी सूबेदार बन चुके थे। लेकिन ये स्थिति बदलते हुए समय नहीं लगा, ये स्थिति जो है बहुत जल्द क्या कुछ हुआ ना, इस स्थिति में बदलाव आ चुका था। और स्थिति क्या था कि स्थिति ये थी कि अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, वो तिरुचिरापल्ली में जा करके क्या है ना, शरण ले लिया। जैसे ही तिरुचिरापल्ली शरण लिया तो फ्रांसीसी और चंदा साहेब दोनों ने जो है तिरुचिरापल्ली पर अटैक किया। वहीं लॉर्ड क्लाइव जो है इस सिचुएशन को भांप लिया। और अगर आप इस समय काल को देखेंगे तो ये 1749 का समय काल है, और इस समय में तब तक जो है 1758 ये जो समय काल है वो क्या है ना, ये जो समय काल है वो 1752 का समय काल है। और 1752 के समय काल की अगर हम बात करेंगे, इस समय तक जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है आरा कोट पर क्या लगाया गया ना, घेरा डाला गया। आरा कोट के घेरे के द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण आरा कोट का जो घेरा है, कर्नाटक के आरा कोट का जो घेरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि जहाँ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली चला गया, जिसके पीछे फ्रांसीसी और चंदा साहब दोनों लगे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हुए। अब इधर ये व्यस्त रहे तो उसी समय लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया ना, कर्नाटक की राजधानी आरकोट को घेर लिया और उस क्षेत्र को जीत भी लिया। इस प्रकार चंदा साहेब जब विजय नहीं हुए या फ्रांसीसी जब यहाँ आरकोट पर पराजित हो गए तो वे क्या हो गए ना, उनकी स्थिति जो है जग जाहिर हो गई। जैसे ही जग जाहिर हुआ तो यहाँ जो है फ्रांसीसियों की पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1752 में यहाँ फ्रांसीसी क्या हो गए, पराजित हो चुके थे। वे तिरुचिरापल्ली का घेरा तोड़ने में असमर्थ हो गए थे। आरकोट पर जो है लॉर्ड क्लाइव ने विजय प्राप्त कर लिया था। साथ में कहा जाता है तंजौर के राजा ने चंदा साहिब को भी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार ऑफ तिरुचिरापल्ली के साथ ही
वार ऑफ तिरुचिरापल्ली के साथ ही डुप्ले के भाग्य का अंत भी हो गया, क्योंकि डुप्ले के द्वारा जो है यह युद्ध हारा गया और भारी भरकम युद्ध के हार जाने का दबाव जो है फ्रांसीसी सरकार पे था। तो फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, डुप्ले को वापस बुला लिया और 1754 में जो है डुप्ले के स्थान पर गॉड्यू जो है क्या है ना, भारत का फ्रांसीसी क्षेत्रों का गवर्नर बन करके आया। इस दौरान मोहम्मद अली जो है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब भी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार कर्नाटक में तो जो है संपूर्ण क्षेत्र वो किसके अधीन हो चुका था ना, अब अंग्रेजों के हाथ आ गया था और अंग्रेजों की सर्वोच्चता यहाँ स्थापित हो चुकी थी। लेकिन गॉड्यू जैसे ही आया, उन्होंने 1755 में ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता किया और फ्रांस में वे अभी भी मजबूत स्थिति में थे। कर्नाटक का क्षेत्र तो गया, लेकिन फ्रांस में उनकी स्थिति अभी भी क्या थी, मजबूत थी। और इस कारण से ही कर्नाटक का तीसरा युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि 1758 से लेकर के 63 तक चला। और इसका कारण जो है यूरोप में शुरू हुआ युद्ध है। और ये युद्ध कब शुरू हुआ, तो ये युद्ध शुरू हुआ 1756 में, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और इन सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था कि भारत में भी आपस में लड़ गए। इस दौरान जो है फ्रांसीसी सरकार ने काउंट दी लाली को भारत भेजा, जो कि 1757 में कहाँ पहुँचे ना, इंडिया पहुँचे। काउंट दी लाली के आगमन के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्हें तुरंत जो है फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। लेकिन 1758 में उन्हें फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया, लेकिन कहा जाता है इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। इस दौरान महत्वपूर्ण घटना ये घटी जो 1757 में जो है पलासी का वार हुआ और बंगाल पर जो है ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। लॉर्ड क्लाइव जो कि एक बड़ी सेना लेकर के जाकर के सिराज को पलासी के वार में हराया था, अब उसके पास काफ़ी कुछ धन प्राप्त हो गया था। और इस इसी धन ने जो है फ्रांसीसियों को पूर्णतः भारत से हटाने में मदद किया। और जिसका परिणाम ये था कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध में अंग्रेज क्या हुए ना, विजयी हुए। इसी के परिणाम स्वरूप, चूंकि अभी भी जो है फ्रांसीसी की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके सैनिकों को वेतन भी नहीं मिलता था, वे ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए थे। इस कारण से गॉड्यू को भारत भेजा गया था। उसके उल्टे ठीक विपरीत यहाँ जैसे ही बंगाल को जीत लिया गया, अंग्रेजों की स्थिति क्या थी, काफ़ी मजबूत थी। वहाँ के खजाने ने जो है दक्षिण का ताला जो है खोला था। तो 1758 में काउंट दी लाली ने फोर्ट सेंट डेविड तो जीत लिया, लेकिन बाद में एक एक करके सारे क्षेत्र जो है इनके हाथ से चले गए। चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि पलासी के वार का जो है इनके पास धन आ चुका था और इस धन का वो पूर्ण उपयोग कर रहे थे। धीरे धीरे काउंट दी लाली के द्वारा एक हड़बड़ी भी किया गया, कह सकते हैं जल्दबाजी भी किया गया। उन्होंने हैदराबाद, जो कि रेसिडेंट के तौर पर बुस्सी था, बुस्सी को वापस बुला लिया गया। और ये कहा जाता है बहुत बड़ी भूल के तौर पर जाना जाता है। जैसे ही हैदराबाद में बुस्सी से बुला लिया गया, हैदराबाद में इनकी स्थिति जो है पूर्ण रूप से खराब हो चुकी थी। अगस्त 1758 की अगर बात करें, अगस्त 1758 को कर्नाटक में जो है फ्रांसीसियों के सारे किले जो है वो क्या है ना, इनके हाथ से निकल गए और जिन पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था या ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था। जनवरी 1760 में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुआ, जिसे बांडीवास की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें जो है सर आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों को पराजित किया गया। कहा जाता है यहाँ पिकॉक के नेतृत्व में डाउस को पराजित किया गया था। कई युद्ध हुए थे और अंत युद्ध सर आयरकुट के नेतृत्व में जो है बांडीवास के स्थान पर जो है क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स क्या हो गए, विजित हुए और फ्रांसीसी पराजित हुए। इसके ठीक बाद 1761 में इनके हाथ से पौंडीचेरी भी निकल गया और ठीक उसी वर्ष इनके हाथ से माहे, जिंजी का क्षेत्र और टियागार का क्षेत्र भी जो है फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। या यूं कहें कि फ्रांसीसियों का भारत में कोई भी स्थान नहीं रहा कि जहां पर वे अपना क्या जमा सके ना, कब्जा जमा सके। और ठीक इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस जैसे हुआ, यहाँ भी युद्ध रुक गए। फ्रांसीसियों के जो सभी फैक्ट्रियाँ थी, वो बस्तियाँ वापस तो मिल गई, लेकिन उनका फोर्टिफिकेशन अब संभव नहीं था। अर्थात चंद्रनगर भी उनको वापस मिला, लेकिन वो फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे। उनके वो सारे क्षेत्र जो 1749 से पहले थे, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, तो उसके कारण इनको मिल गया, पर वे फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे। और इसके बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 1769 में क्या कुछ हुआ ना, फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो है टूट गया और इस प्रकार जो है भारत में भी इनका भाग्य समाप्त हो गया।
तो साथियों ये जो है आंग्ल फ्रांसीसी वार था जो हमें कर्नाटक में देखने को मिला, जिनमें हमें जो है आंग्ल या ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना होते हुए देखते हैं। इसके बाद आंग्ल मराठा वार हुआ, आंग्ल मैसूर हुआ, जिसको जो है हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि जो 18 सेंचुरीज़ का इंडिया था जिसमें ब्रिटिश ने अपनी सर्वोच्चता की स्थापना की, किस प्रकार की, उनके अलग अलग सीरीज़ के तौर पर, कड़ी के तौर पर जो है हम देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल IAS द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।